हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 2 दूसरा जो चैप्टर है हम लोगों का है वो बहुपद। क्या चैप्टर है? बहुपद। अब बहुपद को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही ध्यान से और पेशेंस के साथ देखेंगे, सारी चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। जितने भी आप लोग एक्स वाई ए बी एन ये सब मान मानते हैं, इसी को कहते हैं चर। मतलब ऐसे मान जिनका मान जो है हमेशा बदलता रहता। अब आप एक्स के जगह पे 5 भी रख सकते हैं, वाई की जगह पे 2 रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचर किसे कहते हैं? अचर ऐसे मान होते हैं जिनका बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं बदला जा सकता, जिनके मान को। जैसे 5 लिखा है आपने तो वो 5 ही रहेगा, 3 लिखा है आपने तो 3 ही रहेगा, -3 लिखा है तो -3 ही रहेगा, 5/4 लिखा हुआ है तो 5/4 ही रहेगा। इसलिए ये होते हैं अचर। ठीक है, समझ में आया। इसी को हम लोग नित्यांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नित्यांक। नित्यांक भी इसी को कहा जाता है, अचर को। तो चर और अचर में समझ में आई बात। अब यहाँ पर बात करते हैं गुणांक क्या होता है। अब इसके बाद एक टर्म बात करेंगे, क्या? गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 है, 2 गुणे x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 2 है। x का गुणांक क्या है? 2। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x², तो इसका मतलब यहाँ पर 3 गुणे x² लिखा हुआ है, तो x² का गुणांक क्या हो गया? x² का गुणांक हो जाएगा 3। x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। तो आपको समझ में आया होगा कि गुणांक किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं घात। घात किसे कहते हैं? पावर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ 3x, तो इसकी पावर क्या है? 1। तो यही जो 1 है इसी को क्या कहा जाता है? घात। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5x², तो यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है? घात है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 9x3, तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है? घात है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आया कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे, ध्यान से देखिए कि जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा हुआ 3x² + 5, ये आपको एक समीकरण दे दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अब तो आपको पता चल गया कि ये जो x है ये क्या है? x एक चर है। x क्या है? एक चर है। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो 2 लिखा है ये क्या है? ये एक घात है। क्या है? घात है। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि ये जो 3 है ये क्या है? ये गुणांक है। क्या है? गुणांक। क्यों गुणांक है? क्योंकि ये चर के बाद लिखा हुआ है, गुणांक है। क्लियर है। और ये +5, ये जो 5 लिखा हुआ है इसे हम लोग अचर कह सकते हैं, इसे हम लोग स्थिरांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थिरांक। तो ये कहते हैं कि ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या कहकर बुलाया जाए ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये 3x² और 5 ये दोनों को पद कहते हैं। ये कौन सा पहला पद है और ये कौन सा है? दूसरा पद है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? पद। जितने पद होंगे, जैसे मान लीजिए 3x² + 2x + 5 लिखा हुआ है, तो इसमें ये एक पहला पद है और ये एक दूसरा पद है। प्लस माइनस से जब अलग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुपद की घात आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद की घात क्या होता है, क्योंकि यही किसी भी बहुपद को डिसाइड करेगा कि वो रैखिक में है कि द्विघात में है, त्रिघात में है ना, कि चतुर्घात में है, वही डिसाइड करता है। क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यांकों। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसको पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए।
पहली बात ये कि रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। और तीसरा पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। ये आपके बहुपद पते होने चाहिए कि ये होते क्या हैं, तो बहुपद हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात अभी समझ में आएगी आपको। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब यदि रैखिक बहुपद कहा जाए तो रैखिक बहुपद जब भी कोई समीकरण आपको बहुपद आपको ए एक्स प्लस बी में दिखे, जहाँ पर ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आप ए को जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ए एक्स प्लस बी में दिखे और उसके साथ साथ आप ये कहें कि यहाँ पर जो रैखिक बहुपद है उसका जो घात है वो कितना है, एक है ना। यदि x का घात कितना है, एक है, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। x का घात एक है तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। x का घात कहें चाहे अधिकतम घात कह सकते हैं, x का घात कहें चाहे तो अधिकतम, इसको अधिकतम ही लिख लेते हैं, ठीक है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, इसका एक होना चाहिए। तो हर एक पद में देखेंगे कि रैखिक बहुपद होने के लिए अधिकतम घात एक होना चाहिए। उसी तरीके से द्विघात बहुपद में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी ए जो होता है वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर इसका अधिकतम जो घात होता है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो, है ना। अधिकतम घात कितना, यहाँ पे देखिए x के पावर एक था, उससे ज़्यादा कोई पावर था नहीं, और यहाँ पे इतना अधिकतम पावर है दो, और इस x पर एक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान से देखना है कि अधिकतम घात यदि दो है तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और यदि त्रिघात बहुपद है तो क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के लिए आपका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका हो जाएगा। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तीन। मतलब जिसमें जितने अधिकतम घात होंगे वो वही बहुपद कहलाएगा। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, तीन है, तो ये क्या हो जाएगा, तीन है तो त्रिघात। अच्छा, अधिकतम घात चार हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, चतुर्घात कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैखिक। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप हमको बताइए क्या ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब उसके अधिकतम घात एक होने चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 u के घात में 6 माइनस 3/2 u के घात में 4, क्या ये रैखिक बहुपद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 6 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है। लेकिन मैं लिख दूँ 2x माइनस 3, तो ये बिल्कुल रैखिक बहुपद है। देखिए ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में भी है, और यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, एक है, ठीक है। यदि मैं लिख दूँ √3x प्लस 5, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। y प्लस √2, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं? देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, एक है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में भी है, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूँ x माइनस 2/11, तो ये भी अधिकतम घात एक है, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सभी के सभी क्या हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, देखिए इसी इक्वेशन में लिखा जाएगा, और तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अधिकतम घात भी आप देखेंगे तो 2 है, ठीक है। यदि मैं लिख दूँ u/3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो ये भी आपका रैखिक द्विघात बहुपद हो जाएगा। यदि मैं इतना बस लिख दूँ 4z स्क्वायर प्लस 1/7, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है, बी एक्स नहीं है। हो
सकता है कि b का मान 0 हो, तो इसलिए bx 0 हो गया, गायब हो गया है, नहीं दिया है। इसलिए आपका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है। अब बात यह है त्रिघात बहुपद के लिए क्या करें। त्रिघात बहुपद के लिए जैसे त्रिघात बहुपद आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो आप कहेंगे कि हाँ ये त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। अब जो नहीं दिखेगा हो सकता है, देखिए पावर आपका हमेशा 3 होना चाहिए अधिकतम। हो सकता है ये ना दिखे, ये 2 के जगह पे 0 हो गया हो तो ये गायब हो जाएगा। इस x के जगह पे 0 हो गया, x के जगह पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर जो गुणांक होगा इसका, जैसे 1 है यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब आपको यदि मैं कहूँ कि 2 माइनस x³ ये क्या द्विघात बहुपद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है त्रिघात बहुपद। क्या x³ एक त्रिघात बहुपद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है त्रिघात बहुपद ये, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ 3 माइनस x² प्लस x³ ये त्रिघात बहुपद है, तो कहेंगे बिल्कुल ये सभी के सभी त्रिघात बहुपद हैं, अधिकतम पावर 3 है, इसलिए ये सभी के सभी त्रिघात बहुपद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में तीनों का अंतर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए ज्यामितीय अर्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी का ज्यामितीय अर्थ पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे किसका, सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। किसका, रैखिक बहुपद। अच्छा रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ax प्लस b बनेगा, ठीक है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे है 2x प्लस 3, क्या लिया आपने 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि y के बराबर 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएंगे, ध्यान से देखते चलिए, एक बॉक्स बनाएंगे आप इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, और ये y बराबर क्या है आपको साफ साफ दिख रहा है 2x प्लस 3। तो इसमें आप इस तरीके से खाने में डिवाइड कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ जानी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे सबसे पहले क्या होता है 0, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 मिलेगा। तो आप कोई भी संख्या से स्टार्ट कर लीजिए, जैसे -2 -1 0 1 2, इतना आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ, यदि हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएं, है ना, एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x का मान यदि हम लोग -2 रख दें, है ना, ध्यान से देखते रहिए, यदि x का मान -2 रखा गया तो आप यहाँ पे y बराबर क्या पाएंगे 2। अब x का मान क्या रखे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं 2, तो 2 गुणे 2 नहीं रख रहे हैं -2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 3, कितना आ गया y का मान, y का मान आ गया -1। तो y का मान के यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। उसी तरीके से अब हम लोग मान लेते हैं x बराबर क्या मान लेते हैं 2, x बराबर मान लेते हैं 2, तो x बराबर 2 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे x के जगह पे आप 2 रख देंगे प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 मतलब 7 आ गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा 7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्या मानेंगे 0 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 मान लीजिए, आप 3/-2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप क्या मानेंगे, जब आप मानेंगे x बराबर 0, तो y बराबर 2 गुणे 0 हो जाएगा। हम लोग हमेशा इसी y का मान जो है यहाँ पे रख रहे हैं ना, इस वाले इक्वेशन में, तो +3, तो y बराबर 0 + 3 मतलब 3 आ गया। इसका मान कितना आ गया 3। यदि हम लोग x बराबर -3/2 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे -3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया -3 + 3 बराबर 0, y का मान 0 आ गया। अब बात है यहाँ पर समझने की, इसको ग्राफ पे कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर आपका 0 है, 1 2
3 4 5, इधर भी 1 2 3 4, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं 5 6 7 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनाना सीखेंगे। और ये ऊपर जाएंगे तो भी यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, इसी तरीके से ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x डैश है ना, ये क्या है, ये आपका x डैश है और ये y डैश है। तो यहाँ पर नीचे भी आएंगे तो 1 2 3 4, इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँ जिससे हमको बार बार ज़रूरत पड़े तो इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले क्या है, पहले है -2 बटा -1, -2 बटा -1। तो -2 कहाँ पर है, x अक्ष पे। तो -2 आप जाइए x अक्ष पर, देखिए कहाँ है, तो x अक्ष पे -2 यहाँ पर है, तो ये -2 हो गया। ठीक है, और यहीं पर आपको ढूंढना है -1, लेकिन कहाँ पर, y में। कहाँ पर ढूंढना है, y में। तो y का -1 कहाँ पर होगा, इधर होगा। किधर होगा, इस तरफ। ये -1 -2 -3 -4 है, तो इधर है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे -1 ये रहा। ठीक है, -1 इधर है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से खींचिए, इसको इस तरीके से खींचिए, दोनों मिला दीजिए। जैसे ही दोनों मिलाएंगे तो ये जो बिंदु आया है, ये -2 -1 का बिंदु आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है 2 7 का। तो 2 मतलब x अक्ष पर 2 जाएंगे और y अक्ष पर कहाँ जाएंगे, 7 जाएंगे। तो y अक्ष पर आपको 7 जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक तो 4 तक ही लिखा है, तो इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ये 5, ये 6 और ये हो गया आपका 7, ये आपका 7 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर ये 7 है और ये y अक्ष पर 2, x अक्ष पर 2 है, तो इसको यहाँ तक जाएंगे। ठीक, और ये आपको इसको मिला लीजिए, तो ये जो आपका बिंदु बना, ये आपका है 2, 7 का। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 0, 3। तो 0 आपको x अक्ष पर लाना है, मतलब यहाँ पर है, और 3 जो है y पर लाना है, तो यहाँ पर ये 3 है। तो मतलब ये बिंदु आपका यहीं पर मिल जाएगा इस तरीके से। तो एक बिंदु ये आपका हो गया 0, 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 0, 3, अच्छा माफ़ करिएगा, ये गलत हो गया। 0 तो आपने x पर लिया है, लेकिन y आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0, 3 हो गया। अब इसके बाद है -3/2 और 0। -3/2 कहाँ पर आएगा, तो ये 2 के लगभग इधर आएगा। -3/2 और 0 तो -3/x का लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। और 0 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। तो इसका मतलब -3/2 कहाँ पर आएगा भाई, -3/2 यहाँ पर आएगा, और 0 x अक्ष पर रही है। तो अब सभी को क्या करिए, मिला दीजिए। अब सभी को क्या करिए, मिला दीजिए। देखिए अब सभी को जब आप मिलाएंगे तो ये 2, 7, फिर 0, 3, -3/2 मिल गया, और -2 1 मिल गया। तो ये सभी क्या हो गए, एक रेखा में हो गए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये वाला जो बिंदु है ये -3/2, 0 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो लाइन बन रही है आप देखेंगे साफ साफ सीधी एक लाइन बन रही है, और जब सीधी लाइन बनती है तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये है आपका रैखिक बहुपद। और जितनी बार x लाइन पर, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, है ना, उतने ही शून्यांक बनेंगे, शून्यांक की संख्या उतनी होगी। तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी है, 1 है। शून्यांक की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, और लाइन कैसे बन रही है, बिल्कुल सीधी बनेगी। तो जब भी आपसे चित्र में सीधी लाइन दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पे रैखिक बहुपद बना गया है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं द्विघाती बहुपद का। दूसरा है द्विघाती
बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो इसमें आपको पता है द्विघाती बहुपद का कैसे बनाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं होगा। अधिकतम शून्यांक ये इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। देखते हैं कैसे। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो यदि आपने ये ले लिया तो आपका दूसरा काम क्या है, आपको ये मान लेना है कि ये y के बराबर है। y के बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो आप एक काम करिए कि एक बॉक्स बना लीजिए। ये रहा आपका एक बॉक्स, और इसको बना लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं ये x अक्ष का बनाएंगे और ये y का बनाएंगे। और y बराबर आपको पता है कि y बराबर ये है, जितना x मानेंगे x के मान रख कर y निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से मान लेते हैं, जैसे शून्य, जैसे हम लोग रेखा पे मानते हैं -2। ठीक, -2 हो गया। उसके बाद -1, फिर उसके बाद कर लेंगे 0, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1। इसमें थोड़ा सा लंबा मानना पड़ेगा, बताएंगे क्यों। 2, 3 का भी सल्यूशन निकालेंगे, 4 का भी निकालेंगे और 5 का भी निकालेंगे। तो आप चाहें तो 6 का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप चाहें उतना निकाल सकते हैं, लेकिन जितना करेंगे उतना आपको सल्यूशन करना पड़ेगा। अब चलिए, यदि आपने x बराबर -2 माना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसी में आप रख देंगे। तो -2 का होल स्क्वायर -3 गुणे -2 -4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 -4, तो 4 से 4 कट गया बराबर 6, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से यदि x बराबर -1 मान रहे हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसी में रखेंगे द्विघात बहुपद में। तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 गुणे -1 -4, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 -4, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0। इसी तरीके से आप जब 0 रखेंगे तो -4 आएगा, ये -6 आएगा, ये भी -6, ये -4, और ये आपका 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब ये आप सल्यूशन आप अपने से करेंगे, सभी का सल्यूशन करेंगे तो आएगा ये सभी मान। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, बन गया। देखिए ध्यान से, सबसे पहले -2 और 6 बनाना है। x अक्ष पर -2 यहाँ पर है और 6 कहाँ पर है, y का 6 आप ले लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 7 तक बना लेते हैं, तो 6 यहाँ पर है, तो 6 से आप जब इधर आएंगे और 2 से आप इधर जाएंगे, तो ये जो बिंदु बन गया वो -2, 6 का बना है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा है -1, 0, तो -1 यहाँ पर है और ये 0 से यहाँ पर मिलेगा, तो मतलब ये जो बिंदु मिल गया, ये जो बिंदु मिला है ये -1, 0 का है। क्लियर है। फिर है 0, -4, 0, -4 ये यहाँ पर है। 0 x अक्ष का है और y अक्ष का -4, ये बिंदु मिल गया। 1, -6, x पर आपका 1 है, y पर -6 है। x पर आपका 1 है, y पर -6 यहाँ पर है, तो मतलब आप इस यहाँ पे एक रेखा मिलाएंगे तो ये रेखा यहाँ पर आकर मिलेगी। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया आपका 1, -6। अब इसके बाद क्या है 2, -6, तो 2, -6 यहीं पर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये 2, -6 हो जाएगा। अब इसके बाद है 3, -4, तो 3, -4 3 x अक्ष पे है और -4 y के लिए यहाँ पर आएंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये बिंदु आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, -4। ठीक है। अब इसके बाद 4, 0, मतलब 4 x अक्ष पर हो और y ये डायरेक्ट यहाँ यहीं पर हो जाएगा, ये हो गया 4, 0। अब इसके बाद 5 जो है x अक्ष पर हो और 6 जो है y अक्ष पे हो, तो मतलब ये बिंदु आएगा, ये बिंदु आएगा यहाँ पर, ये हो गया 5, 6। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिए कि यदि हम इस नंबर लाइन को सभी को मिला दें, जितने भी पॉइंट आए अभी हमारे, यदि सभी को मिला दें तो देखिए सबसे पहले एकदम क्रम से -2, 6 को मिलाएंगे, फिर ये -1, 0 को, फिर 0, -4 को मिलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1, -6 मिलाएंगे, फिर उसके बाद 2, -6 मिलाएंगे, फिर उसके बाद 3, -4 मिलाएंगे, फिर उसके बाद आप 0, 4 को मिलाएंगे यहाँ पर जो बिंदु है,
है ना, 4,0 को, और फिर उसके बाद 5 6 को मिलाएंगे। तो आप चीज़ एक नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये परवलयकार चित्र बना है, ठीक है। क्या बना है? परवलयकार, इसे हम पैराबोला कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो एक्स अक्ष पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार काट रहा है। एक्स अक्ष पर 2 बार विभाजित करता है, 2 बार विभाजित करता है, इसलिए शून्यांक बराबर क्या हो जाए? शून्यांक इसके क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे? 2। तो जितनी बार x पर विभाजित करेगा उतने ही शून्यांक होंगे। और दूसरी चीज़, जितने भी आपके ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद होंगे, उनके लिए चित्र जो बनेगा, ये जो आप नंबर लाइन पे दिखाई देगा, जो ज्यामिति बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा परवलयाकार। कैसा बनेगा? परवलय। वो हमेशा परवलय, मतलब वो हमेशा इसी आकार का होगा, है ना, इसी आकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग समझते हैं त्रिघात बहुपद का। उसके पहले अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये परवलय क्या बन रहा है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अब आपको एक नंबर लाइन पे इस तरीके का चित्र दिखाई दिया, इस तरीके का, है ना। मैं कुछ बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यदि यहाँ पर हम लोग एक इस तरीके का चित्र बना दे तो इससे आप क्या समझेंगे? पहली बात तो यहाँ पर जितने भी मैं चित्र बना रहा हूँ सभी देखिए, सभी परवलय का है, मतलब यू के आकार का है। और जब भी आपको यू के आकार का दिखे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है ये द्विघात समीकरण के लिए है। क्या है? द्विघात समीकरण के लिए है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x है, ये y है, ये x है, ये y हो, ये x है, ये y है, सभी x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए आराम से। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया जो जितनी बार x अक्ष पर डिवाइड करेगा ये 1 और 2 बार, इसका मतलब यहाँ पर जो शून्यांक है, शून्यांकों की संख्या कितनी है? शून्यांक कितने हैं यहाँ पे? 2 है। यहाँ पर भी x अक्ष पर 2 बार डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यांक कितने हैं? यहाँ पे शून्यांक है 2। यहाँ पर एक बार भी नहीं डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यांक क्या है? यहाँ पे शून्यांक 0 है। यहाँ पर भी एक बार नहीं टच कर रहा है x लाइन से, x अक्ष से, इसका मतलब यहाँ पे भी शून्यांक कितना है? 0 है। यहाँ पर शून्यांक की संख्या ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शून्यांक की संख्या 1 आएगी क्योंकि एक बार टच कर रहा है। और यहाँ पर भी आपको अच्छा नीचे भी रहेगा तो भी आपकी शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष पर एक बार टच कर रहा है। तो जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, टच करता है, वो आपका शून्यांक होता है। और ये सभी के सभी u आकार के हैं। किस आकार के हैं? परवलयकार आकार के हैं। तो जब भी u आकार का होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, u आकार का होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो ये बनता है द्विघात बहुपद। क्या बनता है? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको द्विघात बहुपद समझ में आया होगा। चलिए त्रिघात बहुपद को भी देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग इक्वेशन क्या बनाते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके अधिकतम जो पावर होते हैं, घात होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण से समझेंगे ग्राफ बनाना कैसे सीखते हैं। तो उदाहरण में हम लोग एक काम करते हैं कि बड़ा सा ना लेके छोटा सा ही ले लेते हैं, x³ - 4x। और मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में 3 है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग का काम ये है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि y बराबर x³ - 4x, मतलब x का जो भी मान रखेंगे वो y के बराबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक बॉक्स जिसकी हमें ज़रूरत है। इस बॉक्स को बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष के लिए और यहाँ पे मान निकालेंगे y अक्ष के लिए, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 इतना कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो
लिखेंगे। तो इसमें वही है, -2 रखेंगे पहले मान x का, फिर -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इतने मान से काम हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, यदि x का मान यदि आपने -2 रखा ये, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -4 गुणे 2, मतलब क्या हो गया 8 -8 कितना हो गया 0, मतलब -2 का मान कितना आ गया यहाँ पर 0, y का अक्ष। यदि आपने x बराबर -1 रखा, इसी मान में आपको रखना है x क्यूब -4x में x का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -4 गुणे -1। तो यहाँ पर ये -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 ही होगा, और लेकिन यहाँ पे ये +4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, कितना आ गया 3 हो गया, तो इसका हो जाएगा 3। यदि आपने x बराबर 0 लिया है तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब यदि आपने x का मान ले लिया 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -4 गुणे 1, कितना आ गया 1 - 4 बराबर -3 आ गया, ठीक है। अब यदि आपने x बराबर 2 रखा है तो y का मान कितना आ जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि x बराबर 1 रखने पर आया है -3 और x बराबर 2 रखने पर आया है 0। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मान को निकाले हैं। अब चलिए बना लेते हैं आपके लिए यहाँ पर एक पाई चार्ट, और इसमें हम लोग सभी नंबरों को निरूपित कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 x अक्ष के लिए, ये 1 2 3 4 y अक्ष के लिए, ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 x डैश अक्ष के लिए, और ये y डैश अक्ष के लिए -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए इसको नंबर लाइन पे निरूपित करते हैं, पहले बिंदु को। तो पहला क्या है -2, -0, -2 कहाँ पर आएगा, x अक्ष का -2 ये है और 0 यहीं है, मतलब ये बिंदु यहीं हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2, 0 वाला बिंदु है। फिर उसके बाद -1, -3, -1 तो यहाँ पर है x अक्ष का, लेकिन 3 यहाँ पर है, मतलब -1 से ये मिलाएंगे और 3 से ये मिलाएंगे, तो ये जो बिंदु है ये -1, 3 का है। इसके बाद 0, 0, मतलब इसी बिंदु की बात हो रही है, क्योंकि मूल बिंदु ही 0, 0 होती है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 1, -3, ये 0 0 हो गया, 1, -3, तो 1 x अक्ष के लिए, -3 जो है वो y अक्ष के लिए है, तो मतलब ये यहाँ पर मिलेगा 1, -3 हो गया। अब यदि आगे देखें तो 2, 0, ये y अक्ष के लिए यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं और संख्या पे यहाँ पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हमने -2 को लिया था, तो यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, यहाँ से। तो यहाँ से शुरू किएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, और जब आप यहाँ पर जाएंगे, 1 मिनट, तो अब जब यहाँ पे जाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा, फिर ये मूल बिंदु पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इस तरीके से ये ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है। और इसको देखेंगे तो ये आगे आके ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिग जैग लाइन दिखाएगी, इसे हम कहते हैं वेव की तरह जो लाइन दिखाई देती है। तो ये आपका इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर, 3 बार 3 प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे, यहाँ पे शून्यांक हो जाएंगे 3 और शून्यांक 3 हो जाएंगे। अच्छा, त्रिघात बहुपद का चित्र कैसे बनता है, हमेशा वेव की तरह बनता है, WAV, वेव की तरह, है ना, इस तरीके से बनता है। तो जब भी आपको इस तरीके का चित्र दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो त्रिघात बहुपद है। उम्मीद है अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी और आपको ग्राफ बनाना भी आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो आपके बुक में दी गई है और समझते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा, कितने शून्यांक होंगे या कौन सा बहुपद है, आप स्वयं बता देंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 में आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का चित्र। जैसे पहला चित्र जो दिया गया है, आपके पास बुक होगा तो खुद ही देख के समझ जाएंगे। पहला आपको इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर एक इमेज इस तरीके से बनाया गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बताइए कौन से बहुपद का है, तो आप तुरंत कह देंगे कि त्रिघात बहुपद का, क्योंकि वेव की तरह बना है ना। लेकिन शून्यांक कितने हैं यहाँ पे, तो शून्यांक कितने हैं, शून्यांक है आपकी 1,
शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि x अक्ष पर एक ही बार क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरे चित्र में ध्यान से देखेंगे, दूसरे चित्र में इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये x अक्ष पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 2। लेकिन ये कौन सा बहुपद का लाइन है, तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद है, क्योंकि u के आकार का द्विघात बहुपद का ही बनता है। तीसरा जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से बनाया गया है, ये इस तरीके से। तो ये भी एक वेव की तरह है। तो आप कहेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल त्रिघात बहुपद है, 1 2 3, और ये x अक्ष को 3 बार काट रही है। इसका मतलब यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है, शून्यांकों की संख्या 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले इमेज में, यहाँ पर ये एक लाइन इस तरीके से खींची गई है, ये x अक्ष है। तो यहाँ पर x अक्ष को एक बार डिवाइड करें, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है, 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा, अच्छा ये वाला कौन सा द्विघात बहुपद है, तो आप कहेंगे ये तो रैखिक बहुपद है, क्योंकि सीधी लाइन है, ये u के आकार का है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और ये एक बार टच कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्यांक कितना है, यहाँ पे शून्यांक बराबर 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 2 3 और फिर 4 इस तरीके से बना है। तो यहाँ पर इस शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ग्राफ बनाना भी सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट करके निसंकोच होकर आप पूछेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, दूसरा हमारा ये पॉइंट है और यही हम लोग अब सीखेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर काम आएगा हमारा द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है, देखिए द्विघाती बहुपद। तो आप कहेंगे कि सर द्विघाती बहुपद तो ax² + bx + c यही होता है, और जहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तब ये द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और एक द्विघाती बहुपद को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग गुणनखंड विधि से कक्षा 9 में भी सीखे हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x² - 8x + 6। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का गुणा 6 में करेंगे, 12 हो जाएगा। और 12 और आप ध्यान से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 घटा देंगे तो 8 भी आएगा। इसका मतलब अब इसका जो अगला पॉइंट होगा 2x + 6। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आप 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो -2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 ये भी बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 2x - 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 3 और 2 - x, तो यही आपका बन गया। यहाँ पर अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, है ना, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 और x - 3 यही बना। अब जब शून्यकों की बात होती है, किसकी बात होती है, शून्यकों की, जीरोज की बात होती है, तो वहाँ पर आपको एक बात समझना है। जब शून्यकों की बात होगी तो यहाँ पर इसके बराबर कर देना है 0। तो x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3। यही जो x के दोनों मान आए हैं 1 और 3, इन्हीं को कहा जाता है शून्यक। इन्हीं को क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो शून्यक है ना, ये x के 2 मान होते हैं, क्योंकि x के पावर में क्या है, 2 है, इसीलिए x के 2 मान होते हैं शून्यक। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के कितने मान होंगे, 2x के मान होंगे, और उन्हीं को शून्यक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यदि आई होगी तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अच्छा, जब ये एक उदाहरण ले लिए तो इसके शून्यक 1 और 3 आ गए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हम ax² + bx + c लिखे हुए हैं,
इसके क्या शून्यक हो सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर ये x के जो शून्यक होंगे वो अल्फ़ा और बीटा है ना। ये एक यूनानी भाषा का अक्षर है ना। अल्फ़ा बीटा और गामा भी आता है जब हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद हमारे चैप्टर में नहीं, वो परीक्षा के उद्देश्य से नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? शून्यक। तो कितने आएंगे शून्यक? जाहिर सी बात है दो शून्यक आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना क्लियर है? यदि इतना आ गई है तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आप बात को ध्यान से देखिए। तो यदि आप इसी सवाल में यदि आप ये जो शून्यक है ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको क्या मान लेते हैं? बीटा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तब क्या आता है। और जब यहाँ पे ध्यान से देखें कि शून्यकों का योग करें, है ना, शून्यकों का योग कर लें, हम लोग शून्यकों का योग कर लें तो कितना आ रहा है? 1 + 3। यही जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो यदि आप शून्यकों का गुणनफल करें, गुणा भी करके देख लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल ये कितना आएगा? 1 × 3 कर देंगे तो ये 3 आएगा। और जो मैंने उदाहरण लिया था वो उदाहरण क्या है? जो मैंने उदाहरण लिया हुआ है वो उदाहरण है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। 2x² - 8x + 6, यही मैंने उदाहरण लिया हुआ है। px बराबर ये, क्योंकि पॉलिनोमियल x का है तो ये। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब आपने ये लिया हुआ है तो यहाँ पर यदि ax² + bx + c से तुलना करें इसको, है ना, यदि आप तुलना करें तो a का मान क्या है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर a का मान तो आ गया है 2, क्योंकि a के नीचे ये 2 है। या b का मान क्या आ गया है? b का मान तो -8 है। और c का मान क्या है? c का मान तो 6 है। तो ये हमको मान पता हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप ध्यान से देखें तो ये 4 पाने के लिए हम लोग माइनस में -8 का यदि 2 से भाग दे दें, मतलब -8 का मान कहाँ पर है? b, मतलब -b में a का भाग दे दें तो ये हमको 4 मिल जाएगा। ये भी तरीका है सही, ये भी क्या है? तरीका सही है। इसका मतलब ये है तो यहाँ पर भी तो 1 और 3 अल्फ़ा × बीटा 3 आया है। 3 प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 प्राप्त करने के लिए हम लोग कर सकते हैं 6/2, जहाँ पर 6 का मान क्या है? 6 का मान है c और 2 का मान क्या है? a है। तो आप देखेंगे ये भी सही है। तो यहाँ तक देखते हैं तो आपको एक यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? इस -b को कहते हैं -x का गुणांक। अब गुणांक क्या है? x का जो गुणांक होगा उसी को b कहेंगे, और a जो होता है ये x² का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? x² का गुणांक होता है। यहाँ पे ये जो c है ये किसका गुणांक होता है? तो c किसी का गुणांक नहीं होता है, c अचर पद होता है। ठीक है, c क्या होता है? जो अचर पद है, यहाँ पे जैसे c है ये अचर पद होता है, और a तो हमेशा x² का गुणांक होता है। तो यहाँ से ये आपको निकल के आया है सभी के सभी। अब आप समझिए यहाँ पर कि आपने क्या पाया। आपने ये पाया कि जब शून्यकों का योग, मतलब शून्यक अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो जब अल्फ़ा और बीटा आपने जोड़ दिया तो हमको मिला, क्या मिला? -b/a। ठीक है। और यदि आपने अल्फ़ा × बीटा, ये जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा × बीटा, तो इससे हमको क्या मिला? c/a। मतलब क्या? मतलब ये कि हमको यहाँ पे c/a मिल गया। मतलब ये है कि यदि आप एक समीकरण या एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद लेते हैं ax² + bx + c, तो इसके लिए आपका अल्फ़ा + बीटा, इनके जो शून्यकों का जो योग होगा वो होगा -b/a, और इनके जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा c/a। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये
कि यदि हम ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है ना, यदि अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा शून्यक है, याद रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स मान लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बराबर 0 के शून्यक है। हम ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि x माइनस अल्फ़ा 1 होगा, और दूसरा जो होगा गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा, और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो x माइनस बीटा होगा। गुणनखंड, यही 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाता है के ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि आपसे अल्फ़ा बीटा का मान दे रखा गया या दोनों का योग इंटू दे रखा, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा हमको वो बहुपद बना के बता दीजिए, तो आपको इसी तरीके से इसी फार्मूले में वो बहुपद रखना है और आपको आंसर निकाल लेना है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण की तरफ, और इन्हीं दोनों को फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए पहले तो एक प्रश्न मैं लिखता हूं, उसको ध्यान से देखिए। एक प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। कि क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको आपको बताते हैं कैसे सवाल आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे और अभी जो हमने पढ़ा उसका काम कैसे लगने वाला है। तो ध्यान से देखिए, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, ये जो आपने लिखा हुआ है, ये जाहिर सी बात है जब आप इसके मान निकालेंगे गुणनखंड करके तो x प्लस 2 और x प्लस 5 आप पाएंगे। ठीक है, क्या पाएंगे? x प्लस 2 और x प्लस 5 पाएंगे। अब यहाँ पर ये है कि x यहाँ पर याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकाल ही लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है बराबर 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि x स्क्वायर इस 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए? 7 आए। तो ये 5 में यदि आप 2 का गुणा करें तो 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, मतलब ये 7 के जगह पे यदि 5 प्लस 2 लिख दें तो कोई कठिनाई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इस दोनों में से x कामन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, इन दोनों में से प्लस 2 कामन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, बराबर 0 के हो जाएगा। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए वही गुणनखंड आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर x प्लस 2 बराबर एक बार 0 रखिए और दूसरी बार x प्लस 5 बराबर 0 रखिए। 2 उधर जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा और 5 उधर जाएगा तो x का मान माइनस 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा का मान माइनस 2 आया है और बीटा का मान माइनस 5 आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, बस ये इसके 2 शून्यक है तो एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। तो आपसे कह रहा है कि शून्यक तो ज्ञात कीजिए। आपने शून्यक निकाल लिया कि शून्यक कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से आपने निकाल लिया।
अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपको दो शून्यक प्राप्त हुए हैं, -2 -5। तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है, -b/1, यही होता है। सॉरी, -b/में ये ए, एक बोल रहे हैं, तो -b/a होता है। अच्छी बात है। तो अभी आपने यहाँ पर क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा यदि आप करें तो जो शून्यकों का योग यदि आप कर रहे हैं तो एक शून्य का यह -2, ठीक है, और प्लस एक शून्य का यह -5। और यहाँ पर यदि b/a करें तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा, तो a का मान a, b का मान क्या हो जाएगा 7, c का मान क्या हो जाएगा 10। तो आपको ये पता चल गया कि a बराबर 1 है, b बराबर 7 है और c बराबर 10 है। तो बस आपको मान ही रखना है। तो यहाँ पर -b का मान कितना है 7, 7 लिख दीजिए, और a का मान कितना है 1, 1, मतलब ये आ जाएगा -7। तो यहाँ पर आ गया -7। तो क्या ये इनको जोड़ने पर भी -2 और -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -5 हो जाएगा, और यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 बराबर -7। देखिए ये आपके संबंध की सत्यता जांच हो गई। गुणनफल का भी जांच कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा -2 गुणे -5 बराबर c का मान क्या है 10 है और a का मान 2 है, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो -2 का गुणा माइनस में माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 10 बराबर क्या आ गया, 5 दूनी 10 आएगा। अच्छा, एक ये 1 है, गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्या गलती हुआ कि a का मान 1 है, तो यहाँ से माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। तो यहाँ से भी आप सत्यता की जांच कर लिए हैं। तो ऐसे में इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए शून्य ज्ञात करना है तो उसके गुणनखंड विधि से उसको सॉल्व करिए और फिर उसके बाद आप वहाँ पे निकाल लीजिए, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाए शून्य तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं इसी टाइप का, कि यदि आपसे एक प्रश्न बोला है कि x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात करें और उसके बाद शून्यक के गुणांकों, शून्यक के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी अभी हमने सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x² माइनस √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 ही बनेगा। तो पहला हो जाएगा x प्लस √3 और दूसरा a, क्योंकि ये a² माइनस b² बन गया, और ये क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। इस हिसाब से x का मान एक प्लस में √3 आया और दूसरा आया है x बराबर माइनस √3, ठीक है। तो अब आपके अल्फ़ा और बीटा दोनों पता हो गए। तो कुछ नहीं करना है, पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अब यहाँ पर -b क्या है, -b यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर वो है ही नहीं। तो अल्फ़ा और बीटा मतलब √3 माइनस √3 करेंगे बराबर ये -b का मान 0 है, a का मान कितना है 1 है, a का मान 1 है, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 हो गया। और यदि आप शून्यकों का गुणनफल करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यदि आप निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब √3 इंटू -√3
बराबर होता है सी बटे में ए। सी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 1। तो यहाँ पे ये देखिए 3 3 का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो -3 आएगा और इधर भी -3 आ गया। तो ये हो गई यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना है। आगे देखिए, आगे अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप कैसे करेंगे। प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न में बोलेगा, क्या बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो वहाँ पर आपको बताएगा कि जिनके शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। चलिए, अच्छी बात है, -3 और 2 है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि यदि आप करें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल, तो ऐसा हम लोगों ने तब पढ़ा था, कब पढ़ा था कि ax² + bx + c बराबर में आपको पता होगा कि k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो यही। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। तो यही मान आपको यहाँ पे पुट कर देना है, रख देना है। चलिए इस मान को रखते हैं यहाँ पे, और रखेंगे तो क्या होगा, बराबर के का मान आपको यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, छोड़ देना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। तो x² माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +3x हो जाएगा प्लस 2। ये आपका निकल के आया द्विघात बहुपद। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर है? या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप ध्यान दें तो छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यदि आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या दिया है -3, और आपको पता है कि ये नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a ही तो होता है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 2, तो आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1 यहाँ पर भी है तो आप 1 यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो a का मान साफ साफ दिख रहा है 1, b का मान क्या दिख रहा है, b का मान दिख रहा है आपको 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और c का मान क्या दिख रहा है 2। तो आप सत्यता की जांच करना चाहे तो इस तरीके से सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया बस वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपका जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो उसमें आपको ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, तो वहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके NCERT बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। आप पेज नंबर 25 पे जाएंगे देखेंगे तो लिखा हुआ है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, और जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है वो आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है, तो परीक्षा की दृष्टि से आपको वो नहीं पढ़ना है। अब आप किसी भी सवाल को लगाएंगे इस चैप्टर से संबंधित तो आपका वो प्रश्न कभी भी नहीं फंसेगा। क्लास यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको पूरा NCERT का फार्मूला जल्दी से याद हो जाए तो 1.5 घंटे में मैंने पूरा का पूरा NCERT का फार्मूला जो है
चैप्टर वाइज मैंने बता रखा है, तो आप उसको याद कर लीजिए, आपका तो पूरा स्कोर ऐसे ही हो जाएगा और अलग से एक्स्ट्रा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी आपके 2023 के पेपर 7 से 2022 के पेपर, वो मैंने सॉल्व करा दिया है। सभी के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में टच करेंगे तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक